Assalamu alaikum. My name is Savira and I'm gonna present my topic that is industrial biotechnology. तो सबसे पहले हम लोग जो है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, फिर उसी में यूज होने वाले हम लोग जो है वो कुछ केमिकल्स है, मेरे पास यहाँ पे 4 केमिकल्स हैं जो मेरा मेन टॉपिक है, फिर हम लोग उस पे जाएंगे। तो पहले इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का जो है हम लोग जो है वो उसकी डेफिनेशन वगैरह और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की जो केमिकल मटेरियल और फ्यूल की प्रोडक्शन और सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करती है, या ये एंजाइम और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज हो सकते हैं और फ्यूचर में हमारी इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचा सकते हैं। अब इसमें जो है वो कौन कौन से हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स हैं, वो उसमें फार्मास्यूटिकल्स आ जाता है, फूड और फीड आ जाता है, डिटर्जेंट्स आ जाता है, पेपर और पल्प आ जाता है, टेक्सटाइल है, एनर्जी है, मटेरियल और पॉलीमर्स है। अब हम इंसान जो है वो ऑलरेडी जो है वो बायोटेक से जो है हम लोग जो है फायदा ले रहे हैं एक लंबे अरसे से, और जो है इसके साथ साथ जो है वो हमारे नई टेक्नोलॉजीज भी हमारे पास आ रही हैं जो हमें और ज्यादा जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों को जो है हेल्प कर रही है, और हमारे जो सेल मेटाबॉलिज्म और मटेरियल साइंस में जो है हम लोगों को और डीप तरीके से समझने में हमारे जो है वो हेल्प कर रही है। नेक्स्ट, फिर बात करेंगे कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना हमारा, वो हमारी बायोटेक्नोलॉजी में हमें बहुत हेल्प कर रहा है। ये कैसे हेल्प कर रहा है कि इसको ये सस्टेन करने में हमारी हेल्प कर रहा है, और इसके जो मेजर फैक्ट्स है ना जिन पे हमारा जो मेन जो हमारा फोकस है जो यूरोपियन सोसाइटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी का, उसमें जो है ना ये 3 चीजें हैं जो हमारा मेजर फोकस है, वो एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है और इंडस्ट्री है। ये जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज है कि वो इसी तरह से इन तीनों सेक्टर्स में जो है अपनी जो सस्टेनेबिलिटी है वो उसी तरह उसको सस्टेन रखें। अब इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मेजर कंट्रीब्यूट कर सकती है और कर रही है, जैसे कि एग्रीकल्चर में जो है वो इसका जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। फिर जो है क्वालिटी जो है वो उसकी यूरोपियन सिटीजन जो है उनकी जो है लाइफ को बेटर कर सकती है। वो कैसे कर सकती है कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को बना के अफोर्डेबल कॉस्ट पे, यानी कि सस्ती चीजें बना के जो है वो उनका जो है फायदा पहुंचा सकती है, और इंडस्ट्रीज में जो है वो उसकी इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल एफिशिएंसी को जो है उसमें हेल्प करके जो है वो जो है इसको सस्टेन रख सकती है और जो है वो मेंटेन कर सकती है और उसको जो है इम्प्रूव कर सकती है। नेक्स्ट, ये जो वाइट बायोटेक्नोलॉजी है, ये जो है एक पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट छोड़ रही है ये इन 3 डायमेंशंस पे। अब ये अगली 3 डायमेंशंस कौन सी है, वो सोसाइटी है, एनवायरनमेंट है और इकोनॉमी है। इन शॉर्ट ये कि जो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है ना वो एक कॉर्नर सेंटर है, कॉर्नर स्टोन का जो है यहाँ पे रोल प्ले कर रही है। नॉलेज बेस्ड जो है ये जो है वो कॉर्नर बेस्ड नॉलेज है ये बायो इकोनॉमी का। और ये जो है ये अपनी वैल्यूज जो है वो ऐड कर रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में और नए प्रोडक्ट्स बनाने में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में, जो है ओवरऑल जो है वो इनकी जो है सस्टेनेबिलिटी को जो है वो और बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, फिर एक बात करेंगे कि इनके प्रोडक्ट्स की। तो सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाता है बल्क प्रोडक्ट, जो है बल्क केमिकल। तो बल्क केमिकल में क्या होता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेसेस, जैसे हमें पहले से ही पता है कि ऑलरेडी हम लोग जो फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट केमिकल्स को बनाने के लिए एट अ वेरी हाई वॉल्यूम। तो जो इसमें जो केमिकल्स जिनको हम बनाने के लिए वो यूज करते हैं वो उनमें आ जाता है एल ग्लूटामिक एसिड, सिट्रिक एसिड, विटामिन सी वगैरह आ जाते हैं। अब ये रेंज जो है वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज करेगी, और जो पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक है ना वो मोर एक्सपेंसिव होता जाएगा। तो जो न्यू पॉलीमर्स जो है ना, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स और मोनोमर्स वगैरह जो है, उनकी आगे एग्जांपल्स में है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 1,3 प्रोपर ऑयल फॉर नोबल पॉलिस्टर प्रोडक्शन हैव आल्सो come on stream. And there is almost unlimited scope for future development based on tailored enzyme or microorganism enzyme. तो फ्यूचर को अगर देखेंगे, फ्यूचर की बात करें तो जो बायोटेक्नोलॉजी है वो हम लोगों को इसकी जो है नए पॉलीमर्स की प्रोडक्शन में जो है को इम्प्रूव करने के लिए और इसके फंक्शन को जो है इम्प्रूव करने के लिए वो नए कन्वेंशनल प्रोसेस जो है वो हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाएगी और उसमें जो है हमारी हेल्प करेगी, और दिस कुड इंड्यूस इम्प्रूव लिक्विड
crystals and materials with superior mechanical properties to temperature resistance. फिर बात करेंगे बायोफ्यूल्स और बायो एनर्जी की। तो बायोफ्यूल्स और बायो एनर्जी पहले देखते हैं कि है क्या। बायो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को रेफर करती है और गैस को, जो के बाद जो है हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो है जनरेट करते हैं, जिसको हम लोग जो है बायोमास भी कहते हैं। ये जो है दिस कैन बी एनीथिंग फ्रॉम प्लांट्स एंड टिम्बर टू कल्चरल एंड फूड वेस्ट, और इवन के जो सिवेज होते हैं वो भी। जो बायो एनर्जी टर्म है उसको हम लोग जो है also covers transport fuels produced from organic matter। फिर दूसरी बात बायोफ्यूल्स की। तो बायोफ्यूल्स जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं या वेस्ट से बनते हैं। ये भी जो है हमारे लिए वैल्यूएबल रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। बायोफ्यूल्स जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं। और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें जो है ये दे आर ब्लेंडेड विद existing fuels such as gasoline and diesels। फिर असल में इसमें होता क्या है बायोफ्यूल्स और बायो एनर्जी में कि जो यूरोप है उसका जो है ना उनका जो एनर्जी इंपोर्ट है ना वो इंक्रीज डिपेंड जो है ना कर रहा है, जो है वो उसकी जो इंक्रीज होती जा रही है उसकी डिपेंडेंट जो है वो एनर्जी इंपोर्ट्स पे। तो क्या होता है कि एनर्जी इंपोर्ट्स पे भी वो जो है उनकी डिपेंडेंस जो है वो इंक्रीज कर रही है और इंडिजियस सोर्स जो है उन पे भी कर रही है ऑफ एनर्जी will play an important role in reducing this independence। अब हमारे पास यहाँ पे the EU is a small user of biofuels in world term but has ambitious target to increase biofuels substitution of both petrol and diesel to 5 to 75% by 2010 rising to 20% 2020। यानी कि ये हम लोगों के पास जो है 2010 से लेके अब तक जो है इस पे इतना जो है ना हमारे पास ये इंक्रीज हुआ है। और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो टू यूज cellulosic waste material such as straw and can cobs as fermentation source for bioethanol would be an enormous step forward। Enormous step would biological process to produce bio diesel biomass can already be used to generate methane and could be also used as a hydrogen hydrogen in future। फिर बात करेंगे फाइन और स्पेशलिटी केमिकल्स की। तो ये कौन से होते हैं कि जो कि इनका जो है वो देयर केमिकल सब्सटेंसेस और इनको जो है हम लोग इसके केमिकल स्ट्रक्चर से करेक्टराइज करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये फाइन जो है दे आर प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी और फाइन केमिकल्स जो होते हैं ये यूज होते हैं कंपोनेंट में और फॉर्मुलेशन में स्पेशलिटी केमिकल्स की। फॉर एग्जांपल वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं उसमें। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पेशलाइज्ड हाई वैल्यू केमिकल्स होते हैं ना उनको अक्सर जो है ना कॉम्प्लेक्स इनएफिशिएंट केमिकल प्रोसेस की जो जरूरत होती है प्रोडक्शन के लिए। तो इट इज नॉन सरप्राइजिंग देयरफॉर दैट सिंपल एंड मोर एफिशिएंट बायोलॉजिकल प्रोसेस आर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट इन दिस सेक्टर। फिर न्यू मटेरियल्स की बात करेंगे। इन द लॉन्गर टर्म nature will serve as an inspiration for entirely novel materials and manufacturing process। For example, more efficient solar cell using controlled transport phenomena, bio-based performance and non-composite material will drive the properties from the special non or micro scale structure or will be produced using the principle of natural self or organizations। Next, फिर अब हम लोग जो है मोस्टली जो है वो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की आप लोगों ने भी शायद ये चीज नोटिस की हो कि हम लोग जो है उसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, डिसएडवांटेजेस की बात बहुत कम होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो मुझे ये स्टेप जो है ये बात जो जरा इंपॉर्टेंट लगी कि इस बारे में हम लोग कम बात करते हैं। तो मैं अब इसके जो है वो डिसएडवांटेजेस की बात करूंगी। तो जो है पहला डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि जो हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं वो उनको जो है उनको हाईली कॉस्ट होते हैं वो, और उनको जब स्टार्ट में हम उसको स्टार्ट करते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है उसकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, यानी कि ये हाईली कॉस्ट होते हैं, चीप नहीं होते ये। फिर बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो वो हम लोग जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स की जो है वो स्पीशीज की ब्रीडिंग करवाते हैं जो कि नेचुरली जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कर सकते। तो इसमें क्या
होता है कि ये जो है ये जो सारा प्रोसेस होता है ये एक हैज़ार्डियस वे होता है, और इससे जो है हमारा जो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता, और ये हमारे एनवायरनमेंट को और जो है इसको नुकसान पहुंचा सकता है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अपना जो है वो ऑलरेडी एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर चुकी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के लिए। फिर जो है ये जो है डिस्ट्रक्शन जो है वो करती है नेचुरल एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी में, और जो हमारी बैलेंस डाइट है, हेल्दी बैलेंस डाइट है, उसको जो है वो ये डिस्ट्रक्ट करती है। नेक्स्ट। फिर जो है जो हमारे जीन्स हैं जिनको हम लोग जो है लेबोरेटरी वगैरह में जो ट्रांसफर करते हैं, उसमें भी जो है मतलब ये भी वही बात होती है कि जब हम क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह करते हैं तो हमारा जो नेचुरल एक साइकिल है जो वो जो है उससे जो है इफेक्ट होता है। फिर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस जो है हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो है वुड प्रूव टू बी वाइड स्प्रेड एंड वेरी डैमेजिंग, यानी कि ये फैल रहे हैं और बहुत ज्यादा हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं एनवायरमेंटली भी। फिर जो है जो हम लोग जो क्रॉप्स हैं, जो ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम लोग जो है आर्टिफिशियली जो हम लोग जो इसको आल्टर करते हैं, वो भी क्या करता है कि हमारे जो है वो नेचुरल जो फार्मिंग प्रोसेस है उसको बिल्कुल ही वो खत्म कर देता है, और जो हमारा ये नेचुरल एक प्रोसेस है वो खत्म होता जा रहा है और इफेक्ट हो रहा है वो भी इससे। नेक्स्ट। फिर अब बात करेंगे, ये तो बात होगी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की। फिर अब इसमें जो यूज होने वाले जो 4 केमिकल्स थे उनकी बात करेंगे, तो सबसे पहले मेरे पास जो केमिकल है वो एथेनॉल है। एथेनॉल जो है वो एक केमिकल कंपाउंड है, ये एक सिंपल अल्कोहल है, और इसका ये केमिकल फार्मूला है C2H6O। इसका फार्मूला जो है वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है CH3CH2OH, और या फिर इस तरह से भी लिखा जा सकता है C2H5OH, और इसको हम लोग जो है अक्सर एब्रीवेट करते हैं ETOH से। एथेनॉल जो है वो एक वोलेटाइल फ्लेमेबल कलरलेस लिक्विड है, और इसका जो है वो स्लाइड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है। फिर इसकी मेटाबॉलिक कन्वर्जन की बात करेंगे, तो मेटाबॉलिक कन्वर्जन असल में होती क्या है कि यूजुअली जो कैटाबॉलिक जो है वो रिलीज करते हैं एनर्जी, और एनाबॉलिज्म जो है वो कंज्यूम करता है एनर्जी। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है मेटाबॉलिज्म का, उसको जो है हम लोग एक मेटाबॉलिक पाथवे में जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम एक जो केमिकल हमारा एक ट्रांसफर होता है ना, वो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफर होता है, और उसमें हर स्टेप में हमें एक जो है एंजाइम रिक्वायर होता है जो उसको फैसिलिटेट करता है कि जो एंजाइम है वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो अपनी अगले स्टेप की तरफ जाए। तो मेटाबॉलिक कन्वर्जन असल में ये है। तो इसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो हमारा जो शुगर है वो कन्वर्ट होती है एथेनॉल में कन्वर्ट होती है माइक्रोब्स के थ्रू, और जिसको हम लोग जो है बाद में फीड स्टॉक में जो है वो डालते हैं, और जो हमारा जो मोनोसेक्राइड है वो ओरिजिनेट होता है डायरेक्टली फ्रॉम डाइसेक्राइड, और फिर जो बाद में फिर जो है वो टूट जाता है इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से, और जो यहाँ फिर जो है जो हमारा स्टार्च जो है वो हाइड्रोलाइज होता है एमाइलेज एंजाइम के हेल्प से, और उसकी एडिशन में जो है हमारे पास एथेनॉल आ जाता है, और वाटर आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन हो जाती है। नेक्स्ट। फिर ये हमारे पास फ्लोर चार्ट रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हमारे पास 1 वॉल्यूम ऑफ एथीन होता है, 0.6 वॉल्यूम हमारे पास स्टीम होती है। फिर ये जो है कन्वर्ट होता है, और हमारे पास यहाँ पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर होता है। एटमॉस्फेयर हमारा 60 to 70% होता है। फॉस्फेरिक एसिड होता है हमारे पास, ये कैटलिस्ट होता है हमारे पास। कैटलिस्ट जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा जो प्रोसेस होता है उसको जो है वो हेल्प करता है कैटलाइज करने में। तो फिर क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे गैसेस जो है वो जब कूल डाउन होती हैं तो वो इथेनॉल में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं, टर्न हो जाती हैं, और जो हमारे पास जो है वो लिक्विड बन जाता है, उसको हम लोग जो है एथेनॉल कहते हैं। और जो हमारे पास अनरिएक्टेड गैसेस होती हैं वो जो है दोबारा से जो है वो रिसाइकल हो जाती हैं। नेक्स्ट। फिर इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तो ये एक क्लियर कलरलेस लिक्विड है। इसकी जो है एक प्लेजेंट ऑर्डर है, यानी कि इसकी खुशबू जो है वो स्मेल जो है वो इसकी प्लेजेंट स्मेल है। फिर इस हाईली फ्लेमेबल है, और इसका जो टेस्ट है वो बर्निंग टेस्ट है। फिर इथाइल अल्कोहल जो है ये कॉमनली अब्यूज ड्रग है, जो
दुनिया में यूज हो रही है। 75% जो अडल्ट है वो रेगुलरली अल्कोहल को जो है यूज कर रहे हैं। फिर जो यूनाइटेड स्टेट में 18% जो अडल्ट हैं उनको जो है हैवी ड्रिंकर्स जो है वो क्लासिफाई किया गया है, उसमें क्लासिफाई किया गया है। अप्रोक्सीमेटली 10% जो है वो जो है अल्कोहलिक्स है। जो इसकी कॉस्ट जो है ना वो अल्कोहल की वो एक्सीड कर रही है $200 बिलियन जो है एनुअली। नेक्स्ट, फिर ये जो है ट्रैफिक फैसिलिटेट में, होमिसाइड्स में और रेप सुसाइड में जो है अल्कोहल जो है वो रिलेट करती है, यानी कि जैसे अल्कोहल यूज करके जो है फिर वो ट्रैफिक जो है वो ड्राइविंग करे तो, और फिर होमिसाइड जो रेप्स वगैरह होते हैं वो भी मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि जो है जैसे रेप है तो या ट्रैफिक जो ड्राइवर है उसने जो है अल्कोहल जो है वो ड्रिंक की होती है, अल्कोहल यूज किया होता है, उसकी वजह से इस तरह के जो है वो केसेस आ रहे होते हैं। मॉडरेट जो अल्कोहल है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में भी हम लोगों को हेल्प करती है, उसको उससे प्रोटेक्ट करने में। अल्कोहल का वैसे तो हम लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा मेडिसिन में उसका यूज है, सिरप्स वगैरह में इस किस्म की चीजों में जो है उसका यूज है, लेकिन अब जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज में भी जो है उसका जो है ना यूज जो है अब अकर हुआ है। अल्कोहलिज्म जो है वो एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, जेनेटिकली भी और इन्वायरमेंटली भी जो है कंपोनेंट्स में। अब इसमें क्या है कि जेनेटिकली कैसे हुआ कि जो लोग ज्यादा जो है अल्कोहल यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स जेनेटिक डिजीज जो है वो अकर हो जाती है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो हमारे पास दो जीन्स होते हैं, ADH1B और एक होता है ALDH2। ये जो दो जीन्स होते हैं ये इफेक्ट होते हैं उससे, और जो आगे जो है जेनेटिकली जैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, ये दो जीन्स जो है ये आगे ट्रांसफर होते हैं, और ये अगली जो है वो हमारी आने वाली नस्लें भी जो होती हैं उनको भी जो है ना इफेक्ट करती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। और इसके साथ साथ जो है ये हमारे जो है ब्रेन का जो है ना एक डिसऑर्डर है, एक डिसऑर्डर फाउंड हुआ है, वो जो है ना दे कोरिलेट विद द डेवलपमेंट ऑफ द रिवॉर्ड सेंटर्स इन द ब्रेन। फिर एथेनॉल जो है वो जो है प्योरीफाइड होता है डिस्टिलेशन से इंडस्ट्रीज में। ऑल्दो डिस्टिलेशन जो है वो मोस्ट जो है इफेक्टिव लिक्विड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक है, यानी कि वो बहुत ज्यादा जो हम लोग के पास सॉलिड फॉर्म में जो हमारे पास होते हैं चीजें होती हैं उसको हम लोग जो है इस डिस्टिलेशन प्रोसेस उसको हम लोग जो है वो लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं। ये जो है इसी डिस्टिलेशन से जो है हमारे पास एथेनॉल आता है, और इसमें जो है ये इस प्रोसेस के जहाँ पे हमारे पास एडवांटेजेस है वहाँ पे इसके साथ साथ हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं, कहाँ पे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सेपरेशन के दौरान जो है। नेक्स्ट, फिर बात करेंगे कि एथेनॉल जो है हम लोग इसको एज अ प्रिजर्वेटिव जो है हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो एक क्लीनिंग एज अ क्लीनिंग प्रोडक्ट जो हम लोग इसको यूज करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव जो इसको यूज करते हैं, ये जो है इफेक्टिव होता है इन नॉकिंग आउट ऑर्गेनिजम्स दैट कुड पोज अ डेंजर टू कंज्यूमर। फिर इसकी यील्ड की बात करेंगे। इसकी थ्योरेटिक यील्ड जो है वो 135 ग्राम है और या 170 मिलीलीटर है, और उसकी फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो 17% वॉल्यूम पर वॉल्यूम होती है। फिर इसका रॉ मटेरियल की बात करें तो ये यूजुअली जो है इसकी जो प्रोडक्शन है एथेनॉल की वो जो है वो रिच होती है सेक्राइड्स में। सेक्राइड जैसे शुगर है हमारे पास, सेक्राइड जो वो शुगर होती है, और इसकी एग्जांपल में भी आगे से शुगर केन है, शुगर बीट्स है और रॉ मटेरियल जो है वो रिच है इसमें। एथेनॉल जो है वो हमारे पास जो एक गार्बेज है, इज टाइप ऑफ सेलुलोनिक बायोफ्यूल। सेलुलो इसको जो है हम लोग मीनिंग इसका जो है वो सेलुलोज से आता है, मतलब सेलुलोज जो है वो हमारे पास जैसे एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ चेन है, और इस पे सेवरल हंड्रेड और थाउजेंड जो है ना बीटा लिंक डी ग्लूकोज जो है हमारे पास यूनिट्स होते हैं। सेलुलोज जो है वो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्राइमरी सेल वॉल का, ग्रीन प्लांट्स का, और जो है ये एलजी और ओमिसाइड्स वगैरह जो है उनकी फॉर्मेशन में ये हमारी हेल्प करता है। तो जो हमारा जो वेस्ट है ना इसका वो हमें एक वो
हाइड्रोजन या स्मेल एक वो देता है, गैस देता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, और फिर उनको बाद में जो है वो ट्रैप कर लिया जाता है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी इम्प्योरिटीज है ना वो फिल्टर आउट हो जाती हैं, यानी कि वो फिल्टर आउट होके वो निकल जाती हैं, और ये जो हमारे पास ये जो स्मेल होती है, ये जो गैस होती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये सेपरेट होके ये जो हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। नेक्स्ट, फिर हम इथाइल अल्कोहल की जो है बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इथाइल अल्कोहल जो है हम लोग इसको जो है पर्टिकुलरली जो है ये यूजफुल होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, क्योंकि इसका जो रिलेटिवली हाई एफिनिटी होती है वो दोनों के लिए होती है, वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ये जो है स्टेप वाइज ट्रांसफॉर्मेशन होती है ग्लूकोज की एथेनॉल में थ्रू इंटरमीडिएट्स। वो एक बात होगी कि जैसे हमारे पास जो है एंजाइम्स होते हैं वो यूज होते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है उसको चेंज करने के लिए, अगले मतलब अगले स्टेप में लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास पायरुवेट और एसिटिल एल्डिहाइड है जो इसको जो है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट, फिर अगला जो केमिकल है वो सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड जो है इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला C6H8O7 है। ये जो है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में अकर होता है, ये भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में ये अकर होता है। ये जो है स्पेशली जो है ये लेमन लाइम जूस और फर्मेंटेशन, शुगर की फर्मेंटेशन में जो है से ऑब्टेन होता है। और ये चीफली जो है हम लोग इसको फ्लेवरिंग में जो है वो यूज करते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सिट्रिक एसिड जो है इसको हम लोग डायरेक्टली आइसोलेट करते हैं एक्सट्रैक्शन मेथड बाय प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का भी हम लोगों को पता है कि एक सॉलिड फॉर्म से जो है हम लोग लिक्विड फॉर्म में जब एक प्रोडक्ट को लेके जाते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू हम लोग जो है उसको लेके जाते हैं। तो सिट्रिक एसिड जो है ये भी एक ऑर्डरलेस और कलरलेस क्रिस्टल है। इसका जो टेस्ट है वो एसिडिक होता है। इसके जो सॉलिड जो है वो उसकी डेंसिटी 1.66 ग्राम मिलीलीटर होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 153 सेंटीग्रेड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 175 सेंटीग्रेड होता है, और ये हाईली जो है वो सोल्युबल होता है एसिड्स में, और इसका जो टेस्टिंग जो है वो सोल्यूशन होता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सिट्रिक एसिड जो है वो एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। नेक्स्ट, सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन की बात करें तो ये फर्मेंटेशन जो है वो हमारे पास इकोनॉमिकली जो है वो यूज होने वाला एक प्रोसेस है जिससे हम लोग ये सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन करते हैं। इंडस्ट्रियल जो सिट्रिक एसिड प्रोडक्ट को कैरी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सरफेस फर्मेंटेशन है, सबमर्ज फर्मेंटेशन है, और सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है। नेक्स्ट, मरियम। मरियम, सवीरा तुम बोलती जाओ। सरफेस सरफेस फर्मेंटेशन जो है वो स्पर्जिलस नाइगर जो है उसमें उसकी हेल्प से होती है राइस ब्रान के सरफेस पे। इसमें ये जो सबसे पहले जो है जापान में हुई थी, और इसमें क्या होता है कि या तो ये होता है फ्लैट एल्यूमिनियम सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन। यहाँ क्या होता है कि जो हमारा जो स्टेनलेस स्टील पैन होते हैं उसमें हो गया। जो स्पेशल स्ट्रेन जो होते हैं स्पर्जिलस के वो स्टिक प्रोड्यूस करते हैं उनकी सरफेस पे भी हाई कंटेंट जो हाई मेटल कंटेंट होता है, लेकिन हम लोग यूज करते हैं। फिर हमारे पास सबमर्ज फर्मेंटेशन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो एरेशन से एरेशन क्या होता है कि हम लोग जो है इसमें एयर बबल्स के थ्रू जो है हम लोग इसमें एयर जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके थ्रू जो है हम लोग इसकी जो है एरेशन करते हैं। फिर क्या होता है कि
ये जो है ना 5 to 10 डेज के बाद जो है 27 to 33 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास जो है ये इसका टेम्परेचर होता है, और जो है हमारे पास सिट्रिक एसिड जो है वो फर्मेंटेशन के थ्रू जो है इस टैंक में जो है वो प्योरीफाई हो जाता है और हमारे पास जो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, फिर ये कॉमन मेथड है सिट्रिक एसिड को प्योरीफाई करने का, जो कि सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है। ये सिंपलेस्ट मेथड है सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने का। ये सबसे पहले जो है इसको हम लोग जो है कोजी प्रोसेस भी कहते हैं, और ये सबसे पहले जो है जापान में जो है वो डेवलप हुआ था। सिट्रिक एसिड जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम जो है ये 88 ग्राम जो है ड्राई मैटर होता है, और इसकी जो फर्मेंटेशन होती है वो हम लोग जो कैरी करते हैं कसेवा एक हमारे पास जो है वो प्लांट है, और उसकी इनिशियल मॉइस्चराइजेशन से जो है ये हमारे पास वो प्रोसेस कैरी होता है ऑफ 62%, और यहाँ पे जो हमारा वो टेम्परेचर होता है वो 26 डिग्री होता है सेल्सियस होता है, और 120 आवर्स के लिए हम लोग जो है इसको रखते हैं, और हमारे पास जो है यहाँ पे सिट्रिक एसिड की जो फर्मेंटेशन हो जाती है। फिर इसके आइसोलेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो सिट्रिक एसिड आइसोलेशन जो है ये प्रेसिपिटेशन के थ्रू होता है, इसमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास यील्ड बनती है, और कैल्शियम सिट्रेट सॉल्ट जो है ये यील्ड बनती है। फिर क्या होता है कि कैल्शियम एसिड जो है वो दोबारा जो है वो रीजनरेट होता है, और उसका जो हम लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फिर जिसके बाद हमारे पास जो है वो सिट्रिक फ्रूट जूसेस से जो है ना हम इसका वो ट्रीटमेंट करवाते हैं, और हमारे पास जो है ये आइसोलेट होता है। इस तरह से हमारा जो है ना सिट्रिक एसिड जो है वो आइसोलेट होता है। नेक्स्ट, फिर एप्लीकेशंस है हमारे पास सिट्रिक एसिड की। तो एप्लीकेशंस फूड और ड्रिंक, हाउस होल्ड क्लींजर, कॉस्मेटिक्स, वॉश क्लीनर, ये इन सारी चीजों में जो है ये हमारी एप्लीकेशंस है। इसकी यील्ड जो है ये द थ्योरेटिक यील्ड इज 112 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सिट्रिक एसिड पर 100 ग्राम ऑफ सोर्स। However, in practice, due to losses during trophophosphate, the yield of citric acid from these strains often does not exceed 70% of theoretical yield and on carbon source. फिर इसका रॉ मटेरियल की बात करेंगे कि ये बीट मोलेसिस में और कैन मोलेसिस में जो कैसे यूज होता है। सिट्रिक एसिड जो है हम लोग जो है इसको यूज ऐड कर सकते हैं पैकेज जो फूड होता है हमारे पास, और प्रोसेस्ड फूड जो होता है हम उसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह, सॉर्बेट्स वगैरह, सोडाज, वाइन्स और कैन जार्ड फूड्स वगैरह जो होते हैं उसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। और एंड जो है वो इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो हम लोग जो है इसको जो सोर्स जो होता है वो फ्लेवरिंग सिट्रिक एसिड इज एडेड टू मैनी कैंड और जार्ड फूड टू हेल्प प्रिवेंट बोtulism। बोtulism जो हमारे पास यहाँ पे एक डिजीज है, तो इससे जो है वो हम लोग जो है प्रिवेंट करने के लिए जो है सिट्रिक एसिड का जो हमारा यूज होता है। नेक्स्ट, फिर जो है रोल की बात करेंगे कि सिट्रिक एसिड का क्या रोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सिट्रिक एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है इसमें, क्योंकि जो हमारा जो केमिकल रिएक्शंस है ना जो सेल ब्रेकडाउन फैट्स में जो हमारा होता है वो इसी के थ्रू अकर होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में जो हमारा सारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है वो इसी के थ्रू जो है वो अकर होता है। ये हमारा जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है सिट्रिक एसिड जो है इसमें सेल जो हमारा पूरा एक साइकिल चलना होता है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और जो दूसरे कंपाउंड्स जो होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और कंपाउंड्स जो है इसको चाहिए होते हैं न्यू सेल्स की जो है वो नीडेड टू बिल्ड न्यू सेल्स एंड टिश्यूज जो है ना उसके लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट, फिर अगला है हमारे पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है इसको सिस्टमेटिकली जो है हम लोग एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये भी कलरलेस लिक्विड है ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल फार्मूला CH3COOH है। ये जब अनडाइल्यूटेड होता है तो ये समटाइम्स जो है वो ग्लेशियल इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। विनीगर जो है इज नो लेस देन फॉर एसिटिक एसिड बाय वॉल्यूम, जो हमारा मेन कंपोनेंट बनाता है एसिटिक एसिड का ऑफ विनेगर अपार्ट फ्रॉम वाटर।
फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो द मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे पास इसकी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है वो एसिटिक एसिड को यूज करती है विनाइल एसीटेट मोनोमर बनाने के लिए, जो कि बाद में जो है वो क्रिएट करती है पॉलीविनाइल एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट और दूसरे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनको बनाती है। फिर जो है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बनाती है पेंट्स और एडहेसिव्स में। फिर एसिटिक एसिड जो है उसको हम लोग जो है ईस्टर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। जो बाद में जो है हम लोग जो उसको यूज करते हैं इंक्स और कोटिंग वगैरह में जो है हम उसको यूज करते हैं। फिर प्रॉपर्टीज है एसिटिक एसिड की, ये भी कलरलेस लिक्विड है और पोजेंट स्मेल है, यानी कि इसकी स्मेल जो है वो अनप्लेजेंट स्मेल है ये इसकी। नेक्स्ट, इसका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट के बाद में तो वो इसका ग्लेशियर एसिटिक एसिड जो है वो हाईली क्रोसिव होते हैं मेटल्स के लिए, सोलुबल होते हैं, ये अल्कोहल्स में ये मिसिबल होते हैं, जो बाद में जो है हम लोगों को जो दो मिक्सचर्स को जो मिला के जो हमारे पास मिक्सचर होता है उसको हम लोग मिसिबल कहते हैं, विद वाटर, ग्लिसरॉल, ईथर और एसीटोन, बेंजीन और इनसोलुबल जो होता है ये कार्बन डाइसल्फाइड में। फिर इसके प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, प्रोडक्शन की बात करेंगे एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड जो है इसको हम लोग जो है ये इन 4 स्टेप्स के थ्रू जो है इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कन्वर्जन होती है स्टार्च की जो है शुगर में, एक अमाइलेज एंजाइम होता है उसके थ्रू। फिर एनारोबिक कन्वर्जन होती है हमारे पास शुगर की जो एथेनॉल से यीस्ट फर्मेंटेशन के थ्रू। फिर कन्वर्जन होती है हमारी एथेनॉल की बाय हाइड्रेटेड एसिटाइल एल्डिहाइड, ये भी हमारे पास एंजाइम है, इसके थ्रू इसकी कन्वर्जन होती है। फिर फाइनली जो हमारे पास जो है ना डिहाइड्रेशन हो जाती है एसिटिक एसिड की, और जो ये बाद में जो है हमारे पास एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस जो है वो करता है, इसकी डिहाइड्रोजनेशन करता है एसिटिक एसिड की। नेक्स्ट, फिर इसकी रॉ मटेरियल की बात करेंगे तो हमारा जो मोस्टली जो एसिटिक एसिड होता है वो बनता है मेथनॉल कार्बोनाइलेशन के थ्रू, जिसमें क्या होता है कि मेथनॉल और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करते हैं एसिडिक प्रोड्यूस करने के लिए, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए। फिर क्या होता है कि जो कंपाउंड जो द मिसिबल कंपाउंड जो होता है ना हमारे पास वो विद एथेनॉल, वो इथाइल ईथर एसीटोन एंड बेंजीन, ये सारे जो है ये सोलुबल होते हैं फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड भी और कार्बन डाइसल्फाइड में। फिर इसकी आइसोलेशन है, फिर आइसोलेशन में क्या होता है कि एसिटिक एसिड जो है बैक्टीरिया जो है ये इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है एक एगर प्लेट जो है पोटैटो एगर होता है, उसमें हम लोग उसको उसके जो है वो डालते हैं और इसकी स्ट्रिकिंग के थ्रू जो है हम लोग इसको जो है प्रिपेयर करते हैं। और फिर उसकी जो कॉलोनीज होती हैं उनका कलर जो है वो येलो येलो कलर होता है, और उसको जो है बाद में सिलेक्ट किया जाता है प्रिजम्पटिवली, और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एज एसिडिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट, फिर हमारे पास यील्ड है, यील्ड जिसकी जो थ्योरेटिकल यील्ड है हमारी वो 2.0 मोल है। इसकी मोलर यील्ड जो है वो प्रोडक्ट की वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके वेट से कैलकुलेट करते हैं, जो वो 132 ग्राम डिवाइडेड बाय 88 ग्राम मोल और 1.5 मोल। फिर रोल की बात करेंगे एसिटिक एसिड की कि इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रोल है, तो इसका जो इसको जो है हम लोग स्टैंडर्ड बेस का हम इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो ये जो है मेटल एसीटेट जो है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जब इसको हम हीट करते हैं 440 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 824 फ़ारेनहाइट पे, तो एसिडिक एसिड जो है वो डिकम्पोज होता है और हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन प्रोड्यूस करता है, या फिर जो है हमारे पास जो है जो कीटीन और जो वाटर है ना वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये इसका नीचे रिएक्शन है। नेक्स्ट, फिर जो हमारे पास लैक्टिक एसिड है, ये हमारा चौथा जो है जो लास्ट केमिकल है। लैक्टिक एसिड जो है एक हाइग्रोस्कोपिक ऑर्गेनिक एसिड है। ये जो है नॉर्मली जो है स्पेशली जो है ये मसल टिश्यूज में प्रेजेंट होता है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। इसको जो है हम लोग जो है प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटल में, यूजुअली बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, और यूज जो है स्पेशली जो है हम लोग इसको फूड में, मेडिसिन में, इंडस्ट्रीज में जो है हम लोग इसको यूज करते हैं। अब प्रॉपर्टीज है लैक्टिक एसिड की, लैक्टिक एसिड जो है वो 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है। नेक्स्ट,
एक टर्मिनल जो इसका एक टर्मिनल का पार्ट होता है वो एसिड होता है और या कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। एक टर्मिनल जो इसका वो होता है वो कार्बन एटम होता है और वो मिथाइल जो मिथाइल या हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है। सेंट्रल कार्बन जो होता है वो अल्कोहल ग्रुप उसके पास होता है। जो सेंट्रल कार्बन होता है उसके पास हमारा एक जो है अल्कोहल ग्रुप जो है उसके अटैच होता है। ये सोलुबल होता है वाटर में लेकिन इनसोलुबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इसकी लो वोलेटिलिटी होती है वोलेटिलिटी होती है हाँ। और फिर लैक्टिक एसिड की बात करेंगे कि इसको जो है हम लोग दो मेजर ग्रुप्स में जो है इसको डिवाइड करते हैं। होमो फर्मेंटेड ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है कि लैक्टिक एसिड जो है उसको हम लोग जो है एज अ सोल प्रोडक्ट होता है हमारा फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। ग्लूकोज जो है ऑलमोस्ट जो है वो लैक्टिक एसिड में जो है वो होती है कन्वर्ट होती है। कैसे कन्वर्ट होती है कि पहले जो है ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है और 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है टू लैक्टिक एसिड। फिर जो है ये इम्बेडन मेयर पाथवे के थ्रू जो है ये कन्वर्ट होती है। एक पाथवे हमारे पास होता है उसके थ्रू ये जो है इसमें कन्वर्ट होती है। फिर जो है ग्लाइकोलिसिस जो है लैक्टिक एसिड में जो है वो मेजर मेजर जो है एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज का ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का। फिर टू लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल्स जो है वो जो ईच ग्लूकोज के साथ जो है इसकी जो है वो यील्ड इसकी बनाते हैं जो कि 0.90 ग्राम पर ग्राम के जो है एक से ज्यादा होती है। और जो ओनली होमो फर्मेंटेड लैब जो होती हैं वो इसमें सिर्फ जो है इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन जो है लैक्टिक एसिड की वो अवेलेबल होती है। इसके अलावा और कहीं भी इसकी जो प्रोडक्शन है वो अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट हेट्रोफर्मेंटेड ग्रुप की बात करें तो इसमें लैक्टिक एसिड तो प्रोड्यूस होता है। उसके साथ साथ हमारे पास जो है एथेनॉल भी प्रोड्यूस होता है और साथ साथ जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो भी प्रोड्यूस होती है। फिर हमारे पास जो है एंजाइम एल्डोज जो है उसको हम लोग जो है वो यूज करते हैं और एल्डोज की एंजाइम जो होता है ना ईएमपी पाथवे में वो आगे से जो है स्प्लिट करता है हेक्सोज ग्लूकोज और वो आगे से 3 शुगर जो है मोस्टिस जो है वो उसमें स्प्लिट करता है कैटाबोलाइज ग्लूकोज इनटू एथेनॉल और साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और साथ हमारे पास जो है वो लैक्टिक एसिड जो है वो भी बन जाता है। फिर क्या होता है कि ये 5 कार्बन जो है एक्साइलोलोस 5 फॉस्फेट से पाथवे से हम जो है 5 कार्बन जो लेता है रिसीव करता है। फिर जो 5 कार्बन एक्साइलोस जो है वो स्प्लिट करते हैं आगे ग्लाइसर एल्डिहाइड में 3 फॉस्फेट में। फिर जो है वो बाद में क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड है उसकी तरफ जो है वो लीड करते हैं। फिर क्या होता है कि 2 कार्बन एसिटाइल फॉस्फेट जो है वो लीड्स टू एथेनॉल। नेक्स्ट फिर हमारे पास यूजेस हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। यहाँ पे बैक्टीरिया का यूज देखेंगे कि इसका यूज क्या है इंडस्ट्रियल पर्पस में लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन में। तो जो है यहाँ पे क्या होता है कि रैपिडली और कम्प्लीटली फर्मेंट जो है वो इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि ये रैपिडली और कम्प्लीटली जो है फर्मेंट करता है और इसमें हमें जो है चीप रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। इसमें जो है हम लोगों को कम से कम जो है नाइट्रोजनियस सब्सटेंस की जरूरत होती है। इसकी जो ये हाई यील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है प्रेफर्ड स्टीरियो स्पेसिफिक लैक्टिक एसिड की। इसकी जो एबिलिटी टू ग्रो अंडर कंडीशंस ये जो है लो पीएच के अंडर भी जो है ना ये इसमें एबिलिटी होती है कि ये जो है ना ग्रो कर सके। और जो है लो अमाउंट सेल मैस जो है उसको जो है निगलेक्ट करके भी जो है हमारे जो हमारा असल प्रोडक्ट होता है वो हम तक पहुंच जाता है। इसके रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल जो है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है जिसमें जो है कॉर्न व्हीट पोटैटो कैसेवा और राइस और स्वीट सोग्रम वगैरह होता है। और साथ साथ जो है लिग्नो सेलुलोज भी होता है। उसमें क्या होता है क्या क्या होता है कि कॉर्न कॉब्स वेस्ट पेपर और वुडी मटेरियल्स वगैरह जो होते हैं वो भी यूज होते हैं। वो एज द सबस्ट्रेट यूज होते हैं और जब लैक्टिक एसिड की जब हम फर्मेंटेशन कर रहे होते हैं तो ये जो एज अ सबस्ट्रेट यूज होते हैं। नेक्स्ट
फिर प्रॉब्लम्स हम देखेंगे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को यूज करने, इंडस्ट्रीज में यूज करने की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। जब हम इसको लैब में यूज कर रहे होते हैं या लेबोरेटरीज में यूज कर रहे होते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो कंटेमिनेशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और भी दूसरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी होती है। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज का भी अटैक हो सकता है। फिर ये जो है ना पेंसिलिन और दूसरी एंटीबॉडीज की भी इनहिबिशन करता है। फिर अनडिजायरेबल स्ट्रेन्स जो है वो भी इसमें जो है अकर होते हैं। एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक स्टार्टर्स इंट्रोड्यूस इलास्टिसिटी इन द कर्ड, a property desirable in the final qualities of cheese। फिर इसकी यील्ड की बात करें तो थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है लैक्टिक एसिड की इज 1 पर पेंटोज 0.6 ग्राम लैक्टिक एसिड पर ग्राम ऑफ एक्साइलोज, 2 कार्बन्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन फॉर्मेशन। नेक्स्ट, फिर हम देखेंगे कि ये फ्रीजिंग में जो है हमारी कैसे हेल्प करता है। फ्रीजिंग जो है हमारी इसकी लैक्टिक एसिड की प्रिजर्वेशन में कैसे हेल्प करता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है इसको हम लोग जो है ट्रेडिशनली पिकल से जो है वो जो है आइसोलेट करते हैं बाय अप्रोप्रिएट डाइल्यूशंस विद सेलिन, planting on MR sugar supplemented with 1% CaCO3 to distinguish the acid producing bacteria from the bacteria and the incubating anaerobically at 30 degree centigrade for 48 hours। रोल जो है हमारा लैक्टिक एसिड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो ये है कि इसका फॉर्मूला ये होता है CH3CH2OH और ये जो है कॉन्जुगेट फॉर्म में जो बेस होती है उसको हम लोग जो है लैक्टेट कहते हैं। ये जो है वो सेवरल रोजेस के बायोकेमिकल प्रोसेसेस में इन सॉल्यूशंस में जो है ये आयोनाइज होता है और आयोनाइज करता है प्रोटॉन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, और बाद में जो है हमारे पास लैक्टेट आयन जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये CHO। नेक्स्ट, फिर बैक्टीरिया की बात करेंगे